नमस्कार, अपलू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइफस्टाइल मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के सीमांत, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए नेशनल लाइफस्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और 11,375 सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 2785 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। बरसात में कुछ स्कूलों की छत टपक रही है तो कुछ गिरने की स्थिति में है। वहीं अब शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं उनमें बच्चों को ना बैठाया जाए। साथ ही विभाग की ओर से 2026 तक सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़ चुका है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए और जल्द ही विद्यालय ठीक होंगे। वहीं स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार सालों से जर्जर स्कूलों को सही करने की कवायद कर रही है, तो जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रही। देखिए, इसमें भी हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी स्कूल अगर कहें दिक्कत है तो हमारे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है और सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने सभी सीओ को भी आदेश दे दिया, जिलाधिकारियों को भी दे दिया। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज़्यादा विद्यालय, 2,000 की ऐसी संख्या जिनको कि थोड़ा उनकी जीर्ण स्थिति बताई गई है, तो शिक्षा मंत्री जी ने उसे निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हों और उनकी व्यवस्था की जिससे भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का, तो गांव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर या इंटर कॉलेज की किसी कक्ष में वो कक्षाएं चलेंगी। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री उत्तराखंड में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर में अपने पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहती है बीजेपी। इसी के तहत कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं और पार्टी स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर काफी गंभीरता से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर तक और हर बूथ तक पहुंचना है। भट्ट ने कहा कि पार्टी के पार्षद से लेकर सांसद तक के जनप्रतिनिधि को अपने बूथ में हर घर तक पहुंचना है। इसके अलावा मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी इसी तरह से हर घर पहुंचना है। महासंपर्क अभियान अब हमारे अंतिम चरणों में 30 तारीख तक था, लेकिन उत्तराखंड में हमने इसे 5 जुलाई तक इसको बढ़ाया है। अभी हमने विधानसभा में 75 विशिष्ट जनों से संपर्क का विषय था, उसमें लगभग 85% से ज़्यादा हमारा कार्य पूर्ण हुआ है। कुछ चीज़ें छूट रही थी मौसम की परिस्थिति को ध्यान रखते हुए, इसलिए हमारा 100% विशिष्ट जनसंपर्क अभियान हमारा पूर्ण हो जाए। उसका प्रत्येक बूथ के हर घर तक हमारा संदेश जाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए,
हमारे राज्य सरकार को पत्र इस विषय को लेकर हमने 5 तारीख तक कार्यक्रम बढ़ाया है और अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को नगर पालिका के सभासद से लेकर MP तक सबको अपने बूथ पर अनिवार्य रूप से महासंपर्क अभियान में जाना है। और जब मैं जनप्रतिनिधि कहता हूँ तो पार्टी के कार्यकर्ता मंडल इकाई से लेके हमारे प्रांत इकाई तक के कार्यकर्ता ये भी अपने बूथ के प्रत्येक घर तक जाकर और इस महासंपर्क अभियान को एक व्यापक स्वरूप के साथ हम संपन्न करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे 7 तारीख को दिल्ली में तो उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों में अग्रणी आए, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। देखिए, परिवर्तन शब्द हमारे दल में कभी रहता नहीं है। हमारे दल में कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर नए लोगों को काम दिया जाता है। तो कहीं पर कोई काम रह जाए उसके लिए नया कार्यकर्ता कोई कार्य की दृष्टि से आए तो उसका हम स्वागत करते हैं। और भविष्य के अंदर क्या निर्णय होंगे, कौन सा कार्यक्रम बनेगा, लेकिन मुख्य रूप से 7 तारीख की बैठक जो है वो हमारे हर वर्ष हर कार्यक्रम में समीक्षा बैठक केंद्र द्वारा होती है और उसका नए वर्षों के नए समय के कार्यक्रम वहाँ से जारी होते हैं। अभी क्योंकि वर्षा काल है, इंडोर के कार्यक्रम, ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम हो सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक मेल जोल के कार्यक्रम हो सकते हैं। इन विषयों को लेकर बैठक लेने वाली। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मंत्री लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का गुणगान करने में जुट गए हैं। आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी कार्यालयों में पत्रकारों से विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश चहुमुखी विकास के 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, वहीं 12 करोड़ लोगों को योजना के तहत शौचालय बनाकर दिए गए हैं, 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं और कर्णप्रयाग लाइन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्री प्रेमचंद ने दावा किया कि इन योजनाओं के लाभ को देखते हुए 2024 में फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सभी बीजेपी के कार्यकर्ता अभियान में जुटे हुए हैं और लगातार महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बीजेपी कार्यालय में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश चहुमुखी विकास के 7वें पायदान पर पहुंच चुका है और वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, साथ ही कई लोगों को आवास दिए गए हैं, साथ ही शौचालय बनाकर भी लोगों को दिए जा रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि 2024 में फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी का रहा है, जिसे हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित ये 9 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, 11 करोड़ 88 लाख लोगों को आज भी नल से जल देने का काम किया गया है। उसके साथ साथ 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय इस दौरान उसका निर्माण करके उनको सौंपा गया है। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास से उनको आवास दिए गए हैं। ऐसी 48 करोड़ 27 लाख लोगों को उनके जनधन खाते, जिनका कभी खाता ही नहीं बैंक में खुला, पहली बार उनको पता चला कि बैंक क्या होता है गरीब लोगों का, वो उनको देने का काम किया गया है। 11 करोड़ लोगों को, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको 6,000 रुपये प्रति माह देने का काम इसी दौरान हुआ है। उसी प्रकार से उज्ज्वला योजना से हमारी बहनों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का यानी संयोजन देने का काम। इस साल की 4 धाम यात्रा में खासतौर पर जब हम केदारनाथ की बात करते हैं तो घोड़े खच्चरों से जुड़े हुए वीडियो वायरल हो गए हैं। कोई वीडियो तो ऐसे हैं जो कि काफी विचलित भी करते हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार 90 घोड़ों और पशुओं की मौत यात्रा के दौरान हो चुकी है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से जब पूछा गया कि सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो आ रही हैं उसमें पशुपालन विभाग क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इनमें से कई सारी वीडियो तो बहुत पुरानी हैं, बावजूद अभी भी जो वीडियो वायरल हुई हैं उनमें कई वीडियो ऐसी हैं जो कि सही पाई गई हैं और ऐसे में हमने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी क्रूरता जो पशुओं के साथ की जा रही है वो सहन नहीं की जाएगी।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। और ऐसे में पशुपालन विभाग क्या कर रहा है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही जब पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से पूछा गया कि सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो आ रही हैं, तो उसमें पशुपालन विभाग का क्या योगदान है, उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कई वीडियो पुरानी हैं और कई वीडियो जो पाई गई हैं वो सही पाई गई हैं। और ऐसे में पशुपालन विभाग ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी क्रूरता अगर पशुओं के साथ चारधाम यात्रा के दौरान पाई गई तो उस पर सहन नहीं किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लोग महीने में 2 बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करें और देखें कि शिकायतें कितनी निस्तारित हो रही हैं। देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने कहा कि 3 अलग अलग प्रकार की शिकायतें होती हैं। कुछ शिकायत छोटी होती हैं जिसका तुरंत निवारण किया जा सकता है, कुछ शिकायत भूमि से संबंधित होती हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है, और कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो हमारे लेवल पर हो ही नहीं सकती। फिर भी प्रयास किया जाता है कि समय से शिकायतों का निवारण किया जाए। नहीं, देखिए 2-3 तरह की शिकायतें होती हैं। एक तो होती है जिसमें सच में हमें कार्य करना है और उसके बाद इमीडिएटली उसका निवारण हो जाता है। जैसे कहीं अगर कोई गड्ढा खुदा हुआ है या कहीं कोई नाली अटकी हुई है या कहीं सफाई व्यवस्था का इशू, ये बहुत इमीडिएट सोल्यूशन वाले शिकायतें हैं जिन पे हमें इमीडिएटली रिएक्ट करना होता है। कुछ ऐसी होती है जैसे लैंड से रिलेटेड हो गई, डिमार्केशन हो गया, कुछ इस कोर्ट के केसेस हो गए, उसमें हाँ ज़रूर समय लगता है और उसमें हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं एप्लीकेंट को कि भाई इसमें किस कारण से समय लग रहा है। एक होता है कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो हमारे लेवल पे हो ही नहीं सकती हैं, जिनको हमें क्लोज करना होता है, उस तरह की शिकायत होती है। इस तरह की कैटेगरीज हैं जिनमें हम शिकायतों का निवारण करते हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि तत्काल उन शिकायतों का निवारण किया जाए। आगामी 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत हो जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और भीड़ का दबाव बढ़ने पर इस बार भी हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय ने हिल बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तय समय पर मार्ग की मरम्मत कार्य पूरा किया जाए। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने पर हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। हिल बाईपास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्नान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब पीडब्ल्यूडी के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजाजी नेशनल पार्क के है। तो इस कांवड़ में 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक हम इसका उपयोग करेंगे क्योंकि 17 तारीख को सोमवती अमावस्या का स्नान भी है और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो सड़क में क्या क्या काम होने हैं, सड़क को उसकी गुणवत्ता ठीक कहाँ होनी है, झाड़ियों का कटान जहाँ होना है, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। तो उसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पे है और लाइन डिपार्टमेंट्स में आपके पीडब्ल्यूडी जो काम कर रही है वो है साथ में। ड्यूटियाँ तो शुरू हो गई, साथ ही साथ निरीक्षण इसलिए चल रहा है। हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है जहाँ से हमारे कांवड़
के लोग को निकाला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी जहाँ से कांवड़िए जो है हर की पैड़ी अन्य स्थानों पर जाएंगे। तो उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। ये मेला सिर्फ हरिद्वार या उत्तराखंड का न होगा, पूरे देश का ये पूरी मेला है और इसमें सभी की निगाहें रहती होगी। बहुत बड़ी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये मेला है, तो इसीलिए सभी को सख्त हिदायत है कि कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, किसी भी कांवड़िए के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो। और ये मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ही सभी को ब्रीफिंग कर दी गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस पार्टी जल्द ही ऋषिकेश में एमडीडीए के कार्यालय का घेराव करेगी। जरूरत पड़ने पर एमडीडीए की कार्यशैली को लेकर कागजों के साथ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी, जिससे रसूखदारों पर कार्रवाई और जरूरतमंदों पर हो रही अनावश्यक एमडीडीए की कार्रवाई पर ब्रेक लग सके। इस संबंध में आज कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयेंद्र रमोला ने कहा कि शहर में 100% भवन पास कराए गए मानचित्र के अनुरूप नहीं बन रहे हैं। मामला संज्ञान में होने के बावजूद एमडीडीए रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी रसूख के दबाव में काम करने को तैयार नहीं है। एमडीडीए का बहुत ही जल्दी हम घेराव करने वाले हैं बड़े स्तर पर, और एमडीडीए को आईना दिखाने का काम करेंगे। एमडीडीए की बहुत संदिग्ध भूमिका है। एमडीडीए के जो उपाध्यक्ष हैं उनको भी मैंने एक दिन तिलक रोड के एक मामले में फोन किया था। क्षणिक 1 घंटे के लिए वो अवैध निर्माण बंद हुआ, लेकिन उसके बाद फिर काम हो गया, क्योंकि पब्लिक बताती है। और आप समझिए कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऋषिकेश नगर क्षेत्र के, ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भवन वो दिखा दें जो बिना मानचित्र के, जो बिल्कुल मानचित्र के अनुसार बन रहा हो, तो मैं जो सजा कहेंगे वो तैयार हूं। लेकिन अधिकतर भवन इस तरह से बन रहे हैं जो बिना मानचित्र के अनुरूप बन रहे हैं। उसके बावजूद जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनको कुछ मदद भी पहुंचा देते होंगे, उनको छूट मिल जाती है। और 10 गज की दुकान वाले को, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का काम करता है, उसके भवन को, उसके घर को और उसकी दुकान को सील करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन का दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। हरिद्वार मार्ग पर बिल्कुल सड़क के किनारे पे बिना कागजों की, बिना जमीन की, पीडब्ल्यूडी का कभी वहाँ डोजर और वो खड़ा होता था। वहाँ पर रातों रात 10-15 दिन के अंदर अंदर दुकानें निर्मित हो गई, और एक स्वामी जी न्याय की मांग करते करते घूमते फिर रहे हैं जगह जगह पर, और वो स्पष्ट रूप से किसका नाम ले रहे हैं वो आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं भूमिका के पीछे कौन है। भोपाल में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की बात कही है, जिसके बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसा है। गरिमा का कहना है कि 20 जुलाई से केंद्र में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया जा सकता है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी सरकार को आईना दिखाने आई हूँ कि जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए, और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल को तो, क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुकी है। अब तो मोदी जी ने सीधे भोपाल से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू होगा, और यदि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को ले आती है और सर्वसम्मति से ये पास हो भी जाता है, बहुमत के साथ ये पास हो भी जाता है, तो फिर आर्टिकल 254 जो है संविधान का, वो कहता है, उसका पहला क्लॉज कहता है कि जैसे ही केंद्र कोई कानून लाएगा तो वो अम्ब्रेला कानून हो जाएगा और राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका क्लॉज नंबर 2 कहता है कि राज्य को यदि अपना कानून केंद्र के कानून के ऊपर रखना है, यानी कि केंद्र का कानून न मानकर अपना ही कानून मानना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति, विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, संस्तुति और अनुमति जरूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है, और जब तक
धामी जी ये सब करा कर लाएंगे, तब तक मोदी जी का कानून जो है प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड का जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसको कह रहे हैं, इसके शब्द में भी यूनिफॉर्मिटी है। तो पूरे देश में अगर कोई कानून लागू होना है, एक जैसा होना है पूरे देश को, तो उत्तराखंड के कानून को मध्य प्रदेश और राजस्थान पर थोपा जा सकेगा क्या? 73rd अमेंडमेंट जो संविधान का था पंचायती राज को लेकर, उसको नॉर्थ ईस्ट पर थोपा नहीं जा सका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अपना पंचायती राज का कानून है, अपनी पंचायतें हैं। उसी तरह से मेघालय में मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती है, पितृ सत्तात्मक जैसा पूरे देश में चलता है वैसा नहीं चलता है। तो मोदी जी और धामी जी दोनों क्लियर करें कि आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों हो रहा है। जनता की गाड़ी कमाई इस यूसीसी की समिति को तनख्वाह और प्रिविलेजेस और पर्क्स देने में क्यों खर्च की जा रही है, जब प्रभावी अगर केंद्र का होना है। और धामी जी की तो हिम्मत है नहीं कि मोदी जी से कहें कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड गया भाड़ में, मुझे तो अपना ही सिविल कोड लागू करना है। तो जब सिविल कोड आपको मोदी जी का ही अडॉप्ट करना है, तो फिर आप ये सारी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो कितनी फ्यूटाइल है। ये भी विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कॉटेज बेचने का मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चाओं में है। इस मामले में बीजेपी नेता का नाम जुड़ जाने से विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी आड़े हाथ लिया है और सरकार से जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे के मुताबिक उनके पास इस तरह की शिकायत आई थी और उन्होंने जांच के बाद पाया कि जमीन का कॉर्बेट से कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन पर ये कॉटेज बनाई जा रही है वो कॉर्बेट की सीमा से 8 किलोमीटर दूर है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को सख्त भू कानून की जरूरत है और सरकार से मांग की है कि हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त कानून उत्तराखंड वासियों को दिया जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन का राज दे रही है और कोई भी जमीन खुर्दपुर करने की कोई संभावना नहीं है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपने ट्विटर हैंडल में अपना पूरा ब्यौरा देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि बीए प्रॉपर्टी वाला इन्हीं की कंपनी है, ये फाउंडर है बीए प्रॉपर्टी वाला के। अब जब हम बीए प्रॉपर्टी वाला के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो बीए प्रॉपर्टी वाला एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो 18 कॉटेज बनाने की बात करता है जिम कॉर्बेट के बीचों बीच जिम कॉर्बेट के 18 कॉटेज बनाने की बात हो रही है। 1800 स्क्वायर फीट इसकी जो एरिया है वो बताया जा रहा है। 68 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और लोगों को इस कॉटेज के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीए प्रॉपर्टी वाला बताता है कि हर की पौड़ी के नजदीक उसके पास 21 लाख में आवासीय प्लॉट उपलब्ध है। ये बीए प्रॉपर्टी वाला का ट्विटर हैंडल है जिसमें वो 21 लाख में आवासीय परिसर की बात कर रहा है कि आवासीय भवन हम बना के दे रहे हैं, इन्वेस्ट करिए, आइए, हर की पैड़ी से हम इतने नज़दीक हैं, फलाना से हम इतने दूर हैं, ये सारा ब्यौरा देता है। उसके अलावा यही बीए प्रॉपर्टी वाला जिसको तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ये सारी पोस्ट को वो रीट्वीट करते हैं, चाहे वो हरिद्वार की पोस्ट हो, चाहे वो जिम कॉर्बेट का वीडियो हो, चाहे वो ये अयोध्या राम मंदिर के पास 4 किलोमीटर के दूरी पर 80,000 स्क्वायर फीट की भूमि उपलब्ध होने की बात कहते हैं और 5 सितारा होटल हेतु ये भूमि उपलब्ध है, ये बात कहते हैं। और क्योंकि कंपनी अपनी है तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जाहिर सी बात है इसको रीट्वीट करेंगे। हमने यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील होते हुए सरकार से निवेदन किया है कि जिम कॉर्बेट, बाकी भूमियों से हमारा मतलब नहीं है, जिम कॉर्बेट के अंदर जो 18 कॉटेज बनाए जा रहे हैं इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये फ्लोरा, फौना और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की ज़रूरत है, क्योंकि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते। इसलिए निवेदन ये भी है कि 2018 के बाद जो आपने सीमा हटा दी है बाहरी लोगों के लिए, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर, कृपया करके उस पर प्रतिबंध लगाइए। हिमाचल की तर्ज पर हमें एक सख्त से सख्त भू कानून दीजिए, क्योंकि जिले हमारे इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आज ज़मीन सरकारी भवनों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य यहाँ उत्तराखंड के अंदर आकर कर रहे हैं,
ये मैं पुष्टि नहीं करती, हो सकता है ये प्राइवेट लैंड हो। जिम कॉर्बेट के अंदर बहुत से लोगों की अपनी भी लैंड है, व्यक्तिगत भूमि है, उस पर भी हो सकता है ये कॉटेज बन रहे हो। हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि सरकारी भूमि का ये अतिक्रमण है। हम सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि जांच की जाए कि ये सरकारी भूमि तो नहीं है और क्या ये मुफीद होगा जिम कॉर्बेट के बीचों बीच 18 कॉटेजेस का इस तरह से निर्माण कार्य होना, और क्या उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है। एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें लगा कि उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने वाले हर मामले को हमें सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। सरकार जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये किस तरह की भूमि है और इस भूमि में निर्माण कार्य से कहीं नुकसान तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक सुशासन का राज दे रही है। उस पर किसी भी तरह से कोई भी हो, किसी को भी ज़मीन खुर्द-बुर्द करने का कोई संभावनाएं नहीं है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी लगभग कई सौ एकड़ जो फॉरेस्ट की थी उसको मुक्त करवाया गया है। किसी भी स्थान पर अगर इस तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से। अपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।